अब देखिए, प्रोफेसर बद्री नारायण की एक किताब है कांशीराम जी, लीडर ऑफ द दलित्स। तो आप देखिए कि जब ये किताब मान्यवर की आई तो उन्होंने क्या कहा उसे, कांशीराम जी को, कि वो दलितों के लीडर हैं। तो इतना बड़ा लीडर जो पूरे देश में यात्रा कर रहा है, जो दलित जैसे समाज, पिछड़े समाज को, बहुजन को, अल्पसंख्यक जो लोग हाशिए पे हैं, उनका एक संगठन बना रहा है, उनको एकत्रित कर रहा है, उनको संगठित कर रहा है, उनके अंदर में बेदारी पैदा कर रहा है। और इस समाज के लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, रैली करना, कोई संगठन बनाना, और वंचितों की जब कोई रैली होती है तो उसको किस तरह से दमन करने की कोशिश की जाती है, वो भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे इस शो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में जिससे भारत की राजनीति के जितने भी बड़े बड़े नेता आज मौजूद हैं, सभी लोग घबराते हैं। घबराने का कारण यह नहीं है कि वे कोई बहुत ही अब देखिए, प्रोफेसर बद्री नारायण की एक किताब है कांशीराम जी, लीडर ऑफ द दलित्स। तो आप देखिए कि जब ये किताब मान्यवर की आई तो उन्होंने क्या कहा उसे, कांशीराम जी को, कि वो दलितों के लीडर हैं। तो इतना बड़ा लीडर जो पूरे देश में यात्रा कर रहा है, जो दलित जैसे समाज, पिछड़े समाज को, बहुजन को, अल्पसंख्यक जो लोग हाशिए पे हैं, उनका एक संगठन बना रहा है, उनको एकत्रित कर रहा है, उनको संगठित कर रहा है, उनके अंदर में बेदारी पैदा कर रहा है। और इस समाज के लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, रैली करना, कोई संगठन बनाना, और वंचितों की जब कोई रैली होती है तो उसको किस तरह से दमन करने की कोशिश की जाती है, वो भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। ऐसे नेता थे जिन्होंने समाज का नुकसान किया, बल्कि एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक चिंतक थे, और सड़कों पर चलते हुए आम आदमी के लिए आखिरी उम्मीद की तरह बनकर आए थे, जिनका नाम लिए बिना उनके विरोध में राजनीति करने वाले लोग, नेता या पार्टियां आज के समय में नहीं चल सकती है। फेसबुक पर जितेंद्र पटेल नाम के एक कार्यकर्ता ने लिखा कि आज ऐसे नेता का डेथ एनिवर्सरी है, महापरिनिर्वाण दिवस है, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लाखों किताबों को भारत के हर गांव में घर घर पहुंचा दिया। बाबा साहब अंबेडकर का संघर्ष विराट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब के विचारों को भारत के सबसे दबे कुचले, मजलूम, शोषित लोगों के घरों के चौखट तक पहुंचाने वाले जो नेता थे, आज उन्हीं का महापरिनिर्वाण दिवस है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मान्यवर कांशीराम जी का। मान्यवर कांशीराम जी की राजनीति का बहुत ही लंबा अनुभव है, बहुत ही लंबा सफ़र उनका रहा। मान्यवर कांशीराम की पार्टी सभी जानते हैं कि बाद में जो राजनीतिक पार्टी के रूप में आई बसपा, इस बसपा पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे भारत के लगभग सबसे बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप वाले राज्य को 4 बार मुख्यमंत्री दिया सुश्री मायावती जी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कांशीराम जी, मान्यवर कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांशीराम जी के राजनीतिक हस्तक्षेप को कैसे देखा जाए। पहले हम बात करते हैं डॉक्टर अभय कुमार पत्रकार से। पत्रकार हैं, हिस्टोरियन हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू में भी लिखते हैं और बहुजन राजनीति में खासी दिलचस्पी रखते हैं। और बहुजन राजनीति में हो रहे रोज़ जो भी एक
बदलाव हो रहे हैं, राजनीति में छोटी से छोटी गतिविधि हो रही है, उस पर अभय जी की नज़र रहती है और उसका एक मूल्यांकन भी करते रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कांशीराम को कैसे याद किया जाए। पहला सवाल मैं पूछता हूं अभय जी से कि आज महापरिनिर्वाण दिवस है, कांशीराम जी को के बारे में थोड़ा परिचय आप दे दें दर्शकों के लिए और बताएं कि आप उन्हें कैसे याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मराज जी कि आपने मुझे एक बार फिर अपने चैनल पे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। और आज हम लोग मान्यवर कांशीराम जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सही कहा कि वो एक बहुत बड़े लीडर थे और उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर में जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं JNU, आप देखिए कि भारत में जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े नायकों को पढ़ना, उनको समझना, उनकी लेखनी पे बात करना, ये जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि उनको समझने में जो तथाकथित जो ऊंची जाति की मानसिकता से जो ग्रसित लोग थे, उनकी भी गलती है। उन्होंने भी नहीं समझा मान्यवर को। और जो बहुत सारे लोग जो वामपंथी विचारधारा से भी जो जुड़े हुए थे, वो भी उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जब उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाया तो जानबूझ के ऐसा करना चाह रहा था या उसके मन में कोई बेईमानी थी, ये आप तय कर कीजिए। लेकिन उनकी लेखनी से बात सामने नहीं आई है। अब देखिए, प्रोफेसर बद्री नारायण की एक किताब है कांशीराम जी, लीडर ऑफ द दलित्स। तो आप देखिए कि जब ये किताब मान्यवर की आई तो उन्होंने क्या कहा उसे, कांशीराम जी को, कि वो दलितों के लीडर हैं। तो इतना बड़ा लीडर जो पूरे देश में यात्रा कर रहा है, जो दलित जैसे समाज, पिछड़े समाज को, बहुजन को, अल्पसंख्यक जो लोग हाशिए पे हैं, उनका एक संगठन बना रहा है, उनको एकत्रित कर रहा है, उनको संगठित कर रहा है, उनके अंदर में बेदारी पैदा कर रहा है। और इस समाज के लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। राजनीति तो बहुत दूर की बात है, रैली करना, कोई संगठन बनाना, और वंचितों की जब कोई रैली होती है तो उसको किस तरह से दमन करने की कोशिश की जाती है, वो भी आप बहुत बखूबी जानते हैं। तो अगर कोई ऊंची जाति की राजनीति करे, अगर उसने मान लीजिए कि 10 कामयाबी हासिल की है, लेकिन कोई अगर पिछड़े और दलित की राजनीति करता है और अगर उसने 5 भी कामयाबी हासिल की है, तो 5 कामयाबी 10 कामयाबी से बहुत ही ज़्यादा है। तो आप कभी भी जो अन्य जो लीडर हैं भारत के, उनको किसी को कहते हैं कि वो सबके लीडर हैं, वो महान हैं, लेकिन कांशीराम जी को कह दिया जाता है कि सिर्फ दलितों के लीडर हैं। तो एक तो वहाँ गलती होती है। अब देखिए क्या हुआ, आनल तेलतुंबड़े जी को देखिए, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही रेस्पेक्टेड एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। लेकिन उन्होंने भी जब बद्री नारायण जी की किताब को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में 2014 में अक्टूबर में जब रिव्यू किया, तो उन्होंने ये बात कहा कि मान्यवर कांशीराम जी जो हैं, उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण को बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज नहीं किया, यानी जोर नहीं दिया। और वो लिखते हैं कि कांशीराम इम्फेसाइज द ह्यूमिलिएशन द मिडिल क्लास फेस्ड बट नॉट द एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द मासेस। यानी कहने का मतलब है कि जो मिडिल क्लास जो है, उनके समस्याओं को तो उन्होंने रेखांकित किया, लेकिन जो जनता है, जो मासेज हैं, उसको उन्होंने रेखांकित नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आनल तेलतुंबड़े जैसे महाविद्वान, एक बहुत बड़ा एक कमिटेड सोशल एक्टिविस्ट, उनसे भी जिस तरह से अप्रिसिएशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो यहाँ पे मैं असहमति जता रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को एक बेहतरीन बायोग्राफी, उनकी किताबों को, उनके लेखनी को एक जगह लाने की ज़रूरत है और उनको केंद्र में लाने की ज़रूरत है। जो मॉडर्न थिंकर्स जो हैं, खासकर आज़ादी के बाद से, उसमें उनका स्थान होना चाहिए। आप पूछेंगे कि मान्यवर कांशीराम जी का क्या ग्रेटनेस है, होता है ना आजकल बहुत पूछा, क्या ग्रेटनेस है, क्या महानता है। तो महानता वही है कि उन्होंने जो SC है,
मतलब शेड्यूल कास्ट, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो ओबीसीज हैं, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ईसाई हैं, आपको मुसलमान हैं, सिख हैं, इन लोगों को उन्होंने एक जगह पे लाया और उनके बीच में एक यूनिटी पैदा की और एक टर्म जो है बहुजन को उन्होंने पॉपुलर किया, उसको लोकप्रिय बनाया। और उसके पीछे एक मकसद भी है। उनका मकसद ये था कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो वंचित जातियां हैं, अगर इनके बीच में एकता नहीं होगी, अगर ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तो जो बड़ी जातियां हैं, जिनके पास सारे संसाधन हैं, शिक्षा पे उनका कब्ज़ा है, उनका मीडिया पे कब्ज़ा है, उनके पास ज़मीन है, इंडस्ट्री पे उनका कब्ज़ा है, जो धार्मिक संस्थान है उनका कब्ज़ा है, तो ऐसे लोग कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी। और उनके पास कोई संसाधन नहीं था। हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन की जो क्या कहेंगे, उन जीवन का जो क्रम है, जो उनका सफ़र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा उनका रोल है। और कहीं ना कहीं, बस आप प्रश्न पूछिए, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जिसकी उन्होंने स्थापना की थी, और जो बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी, वहाँ पे एक दलित महिला को मुख्यमंत्री बनना उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, ये बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के बीच में, अक़लियतों के बीच में जिस तरह से यूनिटी का ख्वाब जो मान्यवर जी ने देखा, उस तरह की यूनिटी अभी बीएसपी जो है उसमें उस तरह से नहीं दिख रही है। तो ये हमें एक बार सोचना भी है कि जो बहुजन राजनीति है उसको हम और कैसे बेहतर बनाएं, और मान्यवर जी का जो सपना है उसको कैसे कामयाब बनाएं। मान्यवर कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था। और मान्यवर कांशीराम, अगर हम देखेंगे, अपने पुराने दौर के नेताओं के मुकाबले बिल्कुल, जो भी एक राजनेताओं की, जो आप देखेंगे आज़ादी के बाद भारत में जितने भी राजनेता राजनीति कर रहे थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, सुचिंतित थे, उनकी सोच बड़ी सुलझी हुई होती थी। और इत्तफाकन मान्यवर कांशीराम के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। जिस वर्ष बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण होता है, उसी वर्ष पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ में एक युवा लड़का 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल कर रहा होता है, जिस लड़के का ही नाम बाद में मान्यवर के रूप में, मान्यवर कांशीराम के रूप में जाना गया। मान्यवर कांशीराम की राजनीति, वर्तमान राजनीति, और पंजाब में जो कहा जाता है कि दलितों की सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन वही कांशीराम की राजनीति पंजाब में अभी तक सफल नहीं हो पाई है, जबकि वो खुद वहीं के थे। जबकि उनकी राजनीति उत्तर प्रदेश और बिहार, और एक तरीके से देखेंगे तो उत्तर भारत में सफल ही मानी जाएगी, सफल दिखती है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका आंसर जो है, इसके लिए आपको थीसिस लिखनी पड़ेगी। देखिए, कभी कभी मैं भी अपना माथा पीटता हूँ कि गुरु नानक जी जो हैं, वो उनका जो मैसेज है, जो सिख धर्म का मैसेज है, वो बराबरी का मैसेज है ना। कबीर जी हों, गुरु नानक जी हों, जो भक्ति परंपरा उस ज़माने में थी, खासकर जो निर्गुण जो धारा जो था, वहाँ पे मानवता की बात होती थी। छुआछूत, जात धर्म, इसकी कोई जगह नहीं थी। और एक तरह से ये जो समाज के अंदर में जो जातिवादी लोग थे, उनके खिलाफ एक बगावत थी। तो सिख धर्म जो है इतना बेहतरीन है, और वहाँ पे आप देखें कि एक साथ लोग खाते हैं, एक साथ लंगर चलता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में चल के जो स्वार्थी लोग जो थे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं जो गुरु नानक जी की जो असली जो शिक्षा थी, जो तालीम थी, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो उससे हट गए। और बहुत ही अफसोस की बात है कि जहाँ जिस पंजाब में 30% से भी ज़्यादा शायद
वहाँ पे दलित समाज के लोग 23 कहते हैं लोग। नहीं 30% के करीब में, उससे भी ज़्यादा है जी। तो भारत में सबसे ज़्यादा दलित लोगों की जो आबादी है प्रतिशत में जो है वो आपको पंजाब में है। और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे सिख धर्म के लोग मानने वाले ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ भी उनके साथ न्याय जिस तरह से होना चाहिए, वो जो सपना था, जो मैसेज है, जो उपदेश है, जो तालीम है गुरु नानक जी की, उसको पूरा नहीं किया गया। और इसलिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन रही है कि बहुत सारे सिख समुदाय के जो लोग थे वो ईसाई धर्म के पास भी जा रहे हैं एक बगावत के तौर पे। तो ये सोचने वाली बात है। और ये देखिए कांग्रेस पार्टी ने चन्नी जी को एक दलित चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश किया था, और आप देखिए कि वो फार्मूला काम नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी हो सकता है बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में मतभेद भी हों, लेकिन ये भी तो कुछ कहता है कि शायद एक दलित को चीफ मिनिस्टर देखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं ऊंची जाति के लोग वहाँ पर तैयार नहीं थे। तो ये रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन को भी हमको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए थोड़ा सा कांशीराम जी जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा ब्रीफली समझ लें। उसको हिस्ट्री का मैं तालिब इल्म हूँ, तो थोड़ा उनको देखें, क्रोनोलॉजिकली देखें कि क्या क्या वो कर रहे हैं और कैसे कैसे निर्माण हो रहा है, जो मान्यवर कैसे बन रहे हैं, कैसे उनके नेतृत्व में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आ रहे हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि 15 मार्च 1934 को पंजाब डिस्ट्रिक्ट जो है, रोपर जो है, जिसको आज हम लोग रूपनगर कहते हैं, वहाँ पे उनका जन्म हुआ 15 मार्च 1934 में। और आज के रोज़ यानी 9 अक्टूबर 2006 में उनका इंतकाल यानी उनका डेथ हो गया। तो काशीराम जी की जो फैमिली थी, खासकर जो नई नस्लों को इस बात जानना ज़रूरी है कि वो रामदसिया सिख पंथ के जो लोग थे उनसे उनका ताल्लुक़ था, और उनकी जो जाति थी चमार जाति के थे। और बायोग्राफर का कहना है कि थोड़े से अच्छे घर से थे। अब अच्छा का मतलब बहुत पैसे वाले नहीं, लेकिन जिस तरह से हम दलित जितने बुरे हाल में हैं, थोड़े से उनका घर हल्का सा बेहतर था उनका। और उनकी जो शुरू की जो तालीम थी मलकापुर के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हुई थी। और एक और चीज़ है कि स्कूल में उन्होंने क्या किया कि भेदभाव भी टीचरों के ज़रिए उन्होंने देखा, महसूस किया, झेला। तो जो आप बार बार कहते हैं ना कि शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, शिक्षक जो हैं भगवान के अवतार हैं, हम भी शिक्षक को भगवान ही मानना चाहते हैं, लेकिन शिक्षक हमें समान ही नहीं मानते हैं। जो दलित समुदाय के जो लोग हैं, अगर आप उनके आप मतलब क्या कहेंगे ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो भेदभाव वाला जो मामला है वो है उनके साथ। तो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने स्कूल में झेला। और पानी पीने के लिए भी है कि डिफरेंट तरीके के पॉट रखे हुए थे, अलग अलग तरह के बर्तन रखे हुए थे। आज भी हम देखते हैं कि आज़ादी के इतने साल गुजरने के बाद भी अगर पॉट से कोई बच्चा, दलित समाज का बच्चा गलती से पानी पी लेता है तो उनकी पिटाई भी की जाती है, उनके ऊपर हमला भी किया जाता है। लेटर उन्होंने कोई डीएवी स्कूल था, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की। फिर 56 में गवर्नमेंट कॉलेज रोपर से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की। फिर वो टॉप भी किए अपने क्लास में। उनको खेल कूद में भी बड़ी दिलचस्पी थी। और इस तरह से हम देखेंगे कि धीरे धीरे मानवर जी की जो जर्नी है वो अब एक दलित और बहुजन मूवमेंट के तरफ, और उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद वो जॉब भी उनको मिली, लेकिन जॉब उन्होंने उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए काम किए, और बहुत जगह पे वो महाराष्ट्र में रहें, वहाँ उन्होंने लोगों को देखा, वहाँ के आंदोलन के बहुत कुछ सीखा। फिर आरपीआई के साथ वो जुड़े। फिर इस तरह से उन्होंने दलितों और पिछड़ों को और बहुजनों को, अल्पसंख्यकों को इकट्ठा करने की कोशिश की। बामसेव की स्थापना में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा। और बाद में चल के 80 की दहाई में आते आते उन्होंने 84 में जो है बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने स्थापना की। और इस तरह से आप देखते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है, बहुत ही 10 सालों के अंदर में वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये कोई छोटी कामयाबी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब उनके लाइफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना उन्होंने संघर्ष किया, और साधन नहीं होने के बाद भी उन्होंने कैसे वंचितों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए उन्होंने काम किया। मान्यवर कांशीराम की पढ़ाई साइंस में हुई थी। बीएससी उन्होंने किया था
और वो पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में जिस संस्था में नौकरी करते थे, उस संस्था एक्सप्लोसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी हुआ करती थी। ऐसा लगता है कि मान्यवर कांशीराम जो एक्सप्लोसिव यानी जो विस्फोटक रिसर्च है, शोध संस्था, उन्होंने अपने पूरे विज्ञान का ज्ञान सामाजिक दुनिया में लगा दिया और उन्होंने जो राजनीति में जो विस्फोट किया, राजनीति को ही उन्होंने, समाज को ही प्रयोगशाला समझा और राजनीतिक विस्फोट जो किया वो काबिल तारीफ़ है। बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है। कास्ट सर्वे में बात निकल के आई है कि करीब 10 से 13% के बीच में सवर्ण आए हैं, अगर विदिन हिंदुओं की बात करें तो, और बाकी हिंदुओं की अन्य गैर सवर्ण जातियां हैं। आश्चर्य की बात है कि कांशीराम ने जब अपनी राजनीति शुरू की थी तब भी वह कलम का उदाहरण देकर अन्याय के खिलाफ लोगों के मन में हिम्मत भरने के लिए समझाते थे कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी आबादी 85% है और जो सवर्ण जातियां हैं जो तुम पे जुल्म कर रही हैं, अत्याचार कर रही हैं, वो सिर्फ 15 है। तुम्हें सिर्फ इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज अगर मान्यवर होते, जीवित होते, हमारे बीच होते, तो क्या लगता है कि कास्ट सर्वे पहले बिहार में होता या पहले यूपी में होता या अब तक पूरे देश में कास्ट सर्वे हो गया होता? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जाति जनगणना जो है या जाति के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, ये कहीं से कोई देश को कमज़ोर करने वाली बात तो है नहीं। कोई भी पॉलिसी अगर बनेगी तो पॉलिसी बनने से पहले लोगों की सामाजिक, उसके बाद तालीमी यानी एजुकेशनल, आर्थिक, जब हालत के बारे में सरकार के पास कोई रिपोर्ट ही नहीं होगी तो कोई पॉलिसी कैसे बनेगी? मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमार है और अगर उसका इलाज न किया जाए, अगर उसके टेस्ट न किए जाए तो डॉक्टर दवा कैसे लिखेगा? कोर्ट में भी कई बार क्या होता है कि जब सरकार कोई पॉलिसी बनाती है, कोई रिजर्वेशंस के बारे में कोई कुछ लाना चाहती है, तो कई बार कोर्ट कहती है कि आपके पास डेटा है, आपके पास जानकारी है। तो सरकार का तो काम है जानकारी को इकट्ठा करना। और ये तो ऐसा तो नहीं है कि जानकारी इकट्ठा करने में कोई धांधली हो रही है। अगर जानकारी इकट्ठा करने में कोई धांधली हो रही है तब आप कहिए। अगर जानकारी इकट्ठा करने में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप उसके बारे में बात कहिए। लेकिन जानकारी ही इकट्ठा नहीं होगी तो फिर कोई पॉलिसी कैसे बनेगी? तो बात ये है कि ये सबको मालूम है कि जो 10 से 15% जो ऊंची जाति के जो लोग हैं, वो 75 से 80% जो संसाधन हैं उस पर कब्जा जमाए हुए हैं और वो नहीं चाह रहे हैं कि जो राज है नहीं मगर वो, समझिए, वो खुल के सामने आए। इसलिए इसको कई बार इसको भ्रमित करने की कोशिश की जाती है कि अरे देश को कमज़ोर किया जा रहा है। और यहीं से मैं एक और चीज़ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर मान्यवर जी होते या समाजी इंसाफ में यकीन करने वाला कोई भी नेता होता तो कास्ट सेंसस का समर्थन करता। और कास्ट सेंसस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हो गई और फिर हम सो जाएंगे। कास्ट सेंसस या जो भी जाति के बारे में जो सर्वे है वो ये होते रहना चाहिए कि जब डेटा आ जाएंगे, जब तथ्य आ जाएंगे तो बेहतर पॉलिसीज़ बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। जब ये डेटा ही नहीं रहेंगे तो कोई पॉलिसी ही नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे ये ऊंची जाति के जो लोग हैं या उनकी जो लॉबी है वो उसको ऐसा प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जैसे ये देश को कमज़ोर किया जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, सोशोलॉजिस्ट जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैठे बैठे बड़े बड़े जो सोशोलॉजिस्ट हैं, ये लोग ये क्या कहते हैं कि कास्ट जो है एक र्यूमर है, मतलब एक अफवाह है, यानी कास्ट जो है एक झूठ वाली बात है। ये एम.एन. श्रीनिवास ने भी लिखा है कि कास्ट खत्म हो चुका है, कास्ट का डेथ हो चुका है। इंद्रे बेते जैसा बड़ा सोशोलॉजिस्ट, बड़ा एमिनेंट सोशोलॉजिस्ट का कहना है कि कास्ट जो है टीवी डिबेट में, अखबारों में, चुनावों की वजह से कास्ट जिंदा है। जैसे आप यूट्यूब चैनल पे अगर कास्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो कास्ट जो है आप उसको जिंदा कर रहे हैं। समाज में कहाँ कास्ट है? अरे कहाँ कास्ट नहीं है, आप मुझे बताइए। इंटरव्यू में देने जाएंगे तो कास्ट की बुनियाद पे आपको नंबर आपको कम मिलेंगे। आप जमीन जो है उसमें भी कास्ट है, शादी ब्याह में कास्ट है, मंदिरों में कास्ट है, हर जगह कास्ट है। तो कास्ट के बारे में, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ये कहीं से जातिवाद को बढ़ावा नहीं है,
ये जातिवाद जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक उपाय है। कांशीराम, जैसा कि आपने कहा कि वो जिस आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आते थे, जाहिर सी बात है उनकी स्थिति बिल्कुल उतनी ख़राब नहीं थी जितना लोग अदरवाइज समझते हैं कि दलित हैं तो गरीब ही होंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर ही होंगे। ऐसी बात नहीं है। और इससे भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में कोई परिवार अपने बच्चे को पढ़ने भेज रहा है और कांशीराम वहाँ अपने कॉलेज में टॉप भी कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, खेल कूद में भी भाग ले रहे हैं सबको। इसका मतलब है कि उनके दिमाग में बराबरी थी, भले ही समाज में गैर बराबरी थी। ऐसा क्या हुआ? आपको क्यों लगता है कि जो कांशीराम जी ने राजनीति की शुरुआत की तो पंजाब में न करके उत्तर प्रदेश में उनकी साख ज़्यादा मजबूत हो गई और दो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उनको चुनाव लड़ना पड़ा? पहले जिस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा वो थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनके हिस्से ओबीसी जैसे बड़े समुदाय को आरक्षण देने का श्रेय जाता है। और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो वैज्ञानिक भारत के स्वप्नदर्शी नेता राजीव गांधी ही थे। आपको क्या लगता है कि उस समय मान्यवर कांशीराम को जो इतने बड़े दो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ चुनाव लड़ने की नौबत आई, उनकी राजनीति को उन्होंने चुनौती दिया, क्या ये कांशीराम की स्टंटबाजी थी कि पॉपुलर होने के लिए इसे अपनाए थे, या उस समय की राजनीति पे आपका क्या कहना है? देखिए, अब हर चीज़ों का मेरे पास तो जवाब नहीं है। और चुनाव जब होते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, है ना। मान लीजिए कि बीएसपी जो है अलायंस करना चाहती है दूसरी पार्टियों के साथ, लेकिन कई बार क्या होता है दूसरी पार्टी अलायंस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि अलायंस हो जाता है तो बीएसपी का वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी पार्टी की तरफ, लेकिन दूसरी पार्टी का वोट जो होता है बीएसपी की तरफ ट्रांसफ़र नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं चुनाव के अंदर में। और वो कई बार शायद वो सोचते भी ऐसा था कि चुनाव लड़ना है, पहले हारेंगे फिर जीतेंगे। बड़े बड़े लोग हारे हैं फिर जीते हैं। लोहिया जी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अंबेडकर जी भी कई बार चुनाव हारे हैं। तो मान्यवर जी ने किसी के खिलाफ चुनाव लड़ा तो वो उनकी पार्टी का एक कैलकुलेशंस होगा। हम उसको स्टंटबाजी कहें तो क्या होता है कि हम उनको रिड्यूस कर देते हैं। जैसा लगता है कि दूसरे पार्टियां जो हैं वो बिल्कुल शुद्ध राजनीति कर रही है और बीएसपी जो है वो बिल्कुल पॉपुलर बनने की कोशिश कर रही है। तो मुख्य सवाल जो है वो, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो हम उनकी क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी, उनका फंडामेंटल सोच क्या है। अगर कोई पूछे कि आप तो मान्यवर जी को याद कर रहे हैं तो क्या उनकी सोच है, उस पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें और उसके बाद लोग खुद ही तय करेंगे। और आज आगे रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं एक अलग से होनी चाहिए इसके ऊपर रिसर्च। देखिए, मान्यवर जी ने 1982 में एक किताब लिखी थी, छोटी सी किताब है जिसका नाम है चमचा युग, चमचा एज जो है। और आप पूछेंगे कि 1982 में क्यों किताब आई थी, 1983 में क्यों नहीं आई, 1980 में क्यों नहीं आई। तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, यानी 1932 में, तकरीबन 50 साल पहले। तो पूना पैक्ट के 50 साल पूरे होने के बाद मान्यवर जी ने एक छोटा सा पम्फलेट लाया था 40-50 पेज का। उसमें उन्होंने चमचा एज के नाम से उस पुस्तक को, चमचा युग हिंदी में, जी चमचा युग या चमचा एज कहिए, उसका नाम था। और उस किताब के जरिए उन्होंने ये कहा, कुछ मैसेज देना चाहते थे कि इस किताब के जरिए जो स्टूज हैं, स्टूज कहते हैं, चमचा को कहते हैं, हम आवाम के बीच में हमें बताना चाहते हैं कि स्टूज जो हैं आज़ादी के बाद से जो तथाकथित देखने में जो दलित थे, देखने में शेड्यूल कास्ट थे, लेकिन जो उन्होंने राजनीति की वो राजनीति जो थी उससे दलितों का बहुत भला नहीं हुआ। ऐसे लोगों को हमें जनता के बीच में लेके जाना है और जनता को बताना है कि देखिए ऐसे लोगों से आप बाखबर रहिए, है ना, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए।
क्योंकि देखिए इस सवाल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम सवाल है कि बीएसपी की जो राजनीति है या जो बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो है ऑटोनमस इंडिपेंडेंट दलित मूवमेंट। सुनिए, यानी एक ऐसा आंदोलन जो आंदोलन अपने आप में स्वतंत्र हो, अपने आप में ऑटोनमस हो। और यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था 1932, इससे जुड़ जाता है। हुआ क्या कि अंग्रेज़ों ने शेड्यूल कास्ट जो लोग थे, जिनको उस समय डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है, पृथक निर्वाचन का एक सिस्टम रखा था। और बहुत लोग मुझसे पूछेंगे पृथक निर्वाचन का क्या मतलब होता है। आज जो भारत में चुनाव होता है वो चुनाव होता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट। मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, अगर धर्मराज जी आप चुनाव खड़े हो गए और मान लीजिए कि आप ऊंची जाति से हो या दलित समाज से हो, आपको सबको वोट करना है, सब लोग आपको वोट करेंगे। तो उसमें होता क्या है कि जब दलित समाज के लोग जब खड़ा होते हैं तो जो दलित समाज के अंदर में जो बेहतरीन कैंडिडेट होते हैं, जो दलित समाज के सवालों को बहुत मजबूती के साथ उठाते हैं, तो उनको ज़्यादातर ऊंची जाति के लोग वोट नहीं देते हैं। उनको लगता है कि ये क्या है, हमारे स्वार्थ के खिलाफ लड़ रहा है। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम होगा तो दलित को वोट वही लोग करेंगे जो दलित होंगे। तो इससे क्या होता है कि दलितों के बीच में एक मजबूत आवाज़ जो होती है उसको जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब सेपरेट इलेक्टोरेट ने, अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, जब अंबेडकर जी की पूरी कोशिश के बाद जब डिप्रेस्ड क्लासेस को जब मिला, तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। और गांधी जी ने कहा कि इससे जो होता है समाज के अंदर में, हिंदू समाज के अंदर में, इसके अंदर में क्या होगा, यूनिटी नहीं रह पाएगी। और बाद में गांधी जी ने भूख हड़ताल की और उसके बाद अंबेडकर जी क्या थे, उनको मजबूर होना पड़ा पूना पैक्ट करने के लिए। और पूना पैक्ट के तहत क्या हुआ कि दलितों के लिए रिजर्व सीट कर दी गई, लेकिन वो रिजर्व सीट जो था उसमें सब वोट करेंगे, मतलब ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम हुआ। तो ये बातें बाद में चल के अंबेडकर जी ने भी बाद में माना कि ये जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम है उससे दलितों की जो मजबूत आवाज़ जो है पार्लियामेंट में नहीं पहुंच पाती है। आज आप देखेंगे कि दलितों की संख्या पार्लियामेंट में उनकी आबादी के आसपास है, लेकिन वो अपने मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार हमारी पार्टी के लोग टिकट नहीं दे पाएंगे। तो जो मान्यवर जी ने चमचा युग में, चमचा एज में यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। और उनका कहना है कि हमें एक इंडिपेंडेंट, माने मजबूत, हमें स्वतंत्र दलित आंदोलन की ज़रूरत है, दलित पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। और अपनी किताब में ये बात वो बार बार कह रहे हैं कि हमें राष्ट्रवाद को और उपनिवेशवाद को, यानी कॉलोनियलिज्म को और नेशनलिज्म को भी समझने की ज़रूरत है। राष्ट्रवाद को जो लोग बहुत आगे बढ़ाते हैं और राष्ट्रवाद को कहते हैं यही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है, ये लोग कभी भी सामाजिक सुधार की बात नहीं करते हैं। ये लोग कभी भी जो होता है छुआछूत को ख़त्म करने की बात नहीं करते हैं। ये लोग कभी कास्ट सेंसस की बात नहीं करते हैं। ये लोग जो होते हैं दलितों को और पिछड़ों को आगे लाने की बात नहीं करते हैं। राष्ट्रवाद की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी आइडियोलॉजी हो गई है जिसमें ऐसी बात करना है जिसमें सबका भला हो रहा है, लेकिन सबका भला उसमें नहीं होता है। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा है कि जो चमचे लीडर्स हैं उनसे हमें काशीराम जी ने कहा ऐसे चमचे लीडर से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और हमें केपेबल और जेन्युइन लीडरशिप की तरफ चलना है। हमें लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, हमें एक्शन करना है, यानी हमें काम करना है। और हमको क्या करना है, हमको डेमोक्रेसी जो है उसका सहारा लेके हमें अपनी खुद की लीडरशिप पैदा करने की ज़रूरत है और हमको कम्युनिटी के स्टेटस को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। और इस तरह से एक जो बहुत बड़ा जो मैसेज है मान्यवर जी का यही है, एक स्वतंत्र, एक ताकतवर लीडरशिप दलितों के बीच में उभरे और बहुजनों के बीच में एक यूनिटी हो। और उस तरह से हम वोट की ताकत से हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करके एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, इस रास्ते पे चलकर, अंबेडकर जी के रास्ते पे चल के हम समाज के अंदर में बदलाव लाएं, राजनीति पे हम कब्जा करें। और आपने देखा बहुत सारे स्लोगन्स जो मान्यवर जी के हैं, जो आज हम भी स्लोगन्स को लेते हैं कि वोट से लेंगे CM PM
और रिजर्वेशन से लेंगे आरक्षण से हाँ रिजर्वेशन लेंगे एसपी डीएम। तो कहने का मतलब है जो लोकतंत्र के अंदर में जो हमारे रास्ते हैं उसी रास्ते का इस्तेमाल करके वन मैन वन वोट का सहारा लेके लोगों में बेदारी पैदा करके एक जेन्युइन लीडरशिप को पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि हम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिसकी फंडिंग जो है वो ऊंची जाति की लॉबी कर रही है, उनके पीछे चले और हमारे मुद्दे दब जाते हैं। हम पार्लियामेंट में भी होते हैं लेकिन हमारे मुद्दे दब जाते हैं। इसलिए आज मान्यवर जी को हम ऐसे अपनाएं कि हम समाज में बेदारी पैदा करें, हम दलितों पिछड़े शोषितों के बीच में यूनिटी पैदा करें, हम अकलियतों अल्पसंख्यकों के साथ लेके चलें और हम खुद की अपनी लीडरशिप को उभारें और हम लोकतंत्र के सहारे चलते हुए हम समाज में मूलभूत परिवर्तन करें। और सामाजिक सुधार करना वो ज़्यादा ज़रूरी है और समाज में व्याप्त गैर बराबरी, छुआछूत, जाति प्रथा का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ज़मीन आज भी 70% दलितों के पास ज़मीन नहीं है, इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। कास्ट सेंसस जो होगा, आज मान्यवर जी होते तो सबसे पहले कास्ट सेंसस के समर्थन में सड़कों पे आते और पूरे देश में दबाव डालते कि ये ज़रूर होना चाहिए। और आज ये आंदोलन आगे बढ़ता, इसलिए यूनिटी की ज़रूरत जो बहुजन के बीच में, इसकी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के अंदर में भी जिस तरह से काम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इसलिए आज हम सब लोग आइए मान्यवर जी के इस डेथ एनिवर्सरी पर हम कसम खाएं कि बहुजन आंदोलन को हम मजबूत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस मूवमेंट बनाएंगे और चमचे लोगों से सावधान रहेंगे। आप सुन रहे थे मान्यवर कांशीराम पर पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार को। कांशीराम की राजनीति, उनकी चेतना और उनके संघर्ष से प्राप्त जो भी आज हम देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी आबादी वाला समाज, बहुजन समाज, जो आज भी हालांकि संकटों से जूझ रहा है। और हर रोज़ जहां एक तरफ हम संघर्ष करते हैं, बहुजन समाज संघर्ष करता है, कुछ चीज़ों को अचीव करता है, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, सवर्ण मानसिकता है, मनुवादी लोग हैं, मनुवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, वो भी रोज षड्यंत्र करते हैं और बहुजन समाज को दबा कुचला बनाते ही चले जाते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जिस प्रकार से बसपा, सपा, जदयू, यहाँ तक कि लगभग राजद ने भी समर्थन किया था, या कहें कि पूरे देश में बहुजन राजनीति करने वाले में से एक पार्टी डीएमके को छोड़कर किसी पार्टी ने ईडब्ल्यूएस का मुखर विरोध, तीव्रता से विरोध नहीं किया। मान्यवर कांशीराम आरजेडी ने राज्यसभा में किया था, इसका राज्यसभा में किया, लेकिन वोटिंग के दौरान वो वॉकआउट कर गए थे। तो वह भी उसे, जब वो तो है कि मान्यवर कांशीराम रहते, जो उनका प्रमुख जब राजनीति में गए थे तो उनका जो विचार था कि एक बार हम हारेंगे, दूसरी बार हम अपनी उपस्थिति बनाएंगे और तीसरी बार, मतलब एक बार मारे जाएंगे, एक फिर लड़ेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे। और यह ऐसा ही जगदेव बाबू ने भी बिहार में कहा था। तो हम देखते हैं कि कांशीराम, मान्यवर कांशीराम की राजनीति जो भी हो, आज भले ही लग रहा हो कि लोग उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ता मान्यवर कांशीराम से होके ही भारत के विकास का रास्ता, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, कांशीराम, मान्यवर कांशीराम के रास्ते से होकर ही जाता है। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। हम बात कर रहे थे पत्रकार डॉक्टर अभय कुमार से। आप ऐसे ही अन्य विमर्श के लिए, संवाद के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया।